जहांगीरपुरी, दिल्ली की जहांगीरपुरी का इलाका बना जंग का मैदान। देश के अलग अलग शहरों में धार्मिक जुलूसों पर हिंसा की एबीसी को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। जहांगीरपुरी में आज फिर बवाल हुआ। जांच करने पहुंची पुलिस की टीम को निशाना बनाया गया। दिल्ली पुलिस जो हनुमान जयंती पर हिंसा के गुनहगारों को पकड़ने में लगी है, उपद्रवियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाने में जुटी है, उसी टीम पर पत्थर बरसाए गए। कुछ ऐसे ही हनुमान जयंती के दिन भी बीच बचाव करने आई पुलिस को दंगाइयों ने हमला बोला था, जिसका नतीजा है कि कई पुलिस वाले आज भी जख्मी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली का दुश्मन आखिर कौन है? कौन है जो जांच के खिलाफ है, जो सच सामने नहीं आने देना चाहता? जी हां, इसी बात पर चर्चा करने, बहस करने हमारे साथ यकीन मानिए एक बड़ा पैनल है। इससे पहले कि हम पैनल पर जाएं, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से। जहांगीरपुरी में आज फिर मचा बवाल। जांच करने गई, जी हां, पकड़ धकड़ जारी है। जांच करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला। जहांगीरपुरी में पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। जब पुलिस अंदर सोनू चिकना जिसने पिस्तौल से धाएं किया था, उसकी तलाश में जब जहांगीरपुरी दिल्ली पुलिस पहुंची तो वहां पर पत्थरबाजी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, जहांगीरपुरी दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के बाद हुए बवाल पर जांच करने पहुंची दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और अलग अलग टीमें। जब वहां पर पहुंची, सोनू चिकना, जो कि नीले कुर्ते में दिखाया गया था कि अपनी पिस्तौल से उसी भीड़ के बीच में धाएं यानी कि पिस्तौल चला रहा था, उसी की तलाश में दिल्ली पुलिस वहां पहुंची और टीम पर पत्थर फेंके गए। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बड़ी खबर के बाद एक और बड़ी खबर। जहांगीरपुरी दंगे के सभी आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। अंसार असलम की पुलिस रिमांड बढ़ी, 2 दिन बढ़ाई गई दोनों आरोपियों की रिमांड। मामले में मुख्य आरोपी है अंसार असलम। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 दिन और बढ़ाई गई पुलिस रिमांड। जहांगीरपुरी दंगा आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जहांगीरपुरी, जी हां, रोहिणी कोर्ट में कल की पेशी के बाद आज फिर एक बार जब पेश किया गया तो अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर अंसार और असलम को भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर जहांगीरपुरी दंगे को लेकर। जी हां, जहांगीरपुरी दंगा, जहां पर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी कहा है कि जांच जारी है और बगैर भेदभाव की ये जांच चल रही है। किसी भी समुदाय विशेष के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जहांगीरपुरी से बैक टू बैक 2 बड़ी खबरों के बाद आइए सीधा चलते हैं जहां से पत्थर फेंका गया और जहां पर पत्थर गिरा वहां से हमारे संवाददाता नमित त्यागी जहांगीरपुरी से। नमित, ओवर टू यू। इस समय वहां क्या हलचल है और ताजा अपडेट क्या है, नमित?
देखिए बिल्कुल मनीष जी, फिलहाल इस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग लगा के इससे आगे किसी को भी जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही वो घर था जहाँ पर सोनू चिकना को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम तकरीबन अब से 2 घंटे पहले पहुँची थी और उन पुलिस की टीम पर जो है पथराव किया गया था, जिसमें एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी सत्येंद्र खारी को चोट भी लगी थी, उनके पैर में चोट आई थी। फिलहाल यहाँ से आगे जाने की किसी को परमिशन नहीं है और अब भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीमों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है। ब्लॉक्स है ये जहांगीरनगर का, जहांगीरपुरी का, और यहीं पर ये कुशल चौक है। इसी कुशल चौक से जो शोभा यात्रा थी शनिवार को, यहीं इस कुशल चौक से निकलकर गुजरी थी और देखिए यहाँ से ये शोभा यात्रा थी वो गुजरी थी। और देखिए पीछे अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मस्जिद दिखाइए, इस सी ब्लॉक की वो जामा मस्जिद है। जब जामा मस्जिद के पास में शोभा यात्रा पहुंची तो वहीं पर ही जामा मस्जिद के ऊपर से उन लोगों पर पथराव किया गया, क्योंकि आज दिन में ही ये दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि ये अचानक से घटना नहीं हुई, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि जिस तरीके से जो मस्जिद की छतों पर पत्थर भी मिले हैं, क्योंकि आज दिन में भी फोरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के साथ साथ सी ब्लॉक के आसपास की तमाम इमारतों के ऊपर जाकर कुछ सबूत जुटाए हैं और उन सबूतों के अंदर मैंने खुद देखा है कि इतने मोटे मोटे जो पत्थर है वो छतों पर मिले हैं। तो जाहिर तौर पर फोरेंसिक विभाग के सामने भी एक चुनौती होगा कि कैसे आने वाले समय में जो है यहाँ पर इन उन जगहों पर जाकर सबूतों को जुटाया जाए, क्योंकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ मनीष जी कि ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि जहांगीरपुरी में 12 ब्लॉक पड़ते हैं, उन 12 ब्लॉक में से सी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एच ब्लॉक, इन ये जो तीनों ब्लॉक हैं ये काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि इन तीनों ही ब्लॉकों में गैर कानूनी जो धंधे हैं वो होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी पहुँचे हैं, बातचीत करता हूँ। अच्छा, अभी तक जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट हैं आप? जी, अभी तक जो हुई है, लेकिन अब हमें विश्वास दिलाया गया है कि अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें इस बात का पूरा लोगों के सामने आएगा कि ये कार्रवाइयाँ जो है सिर्फ दोषियों के खिलाफ हो रही हैं। तो हम देखेंगे। आज दिन में जिस तरीके से पुलिस वालों पर भी हमला किया गया है, पत्थरबाजी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो पुलिस से पूछिए। यहाँ एक विशेष समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई है, अंदर जब सोनू नाम के आरोपी को पकड़ने पुलिस गई थी, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, आप अभी पुलिस के आला अधिकारियों से मिले, क्या बात की गई है जमाते हिंद की तरफ से? हमें उम्मीद है, हमें देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर खुद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो कि दिल्ली पुलिस के लोगों से मिलकर आए हैं। फिर दोबारा से बातचीत। डीसीपी मैडम जो हैं उनसे हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हमने उनको पूरी स्थिति जो हमने देखा है वो उनके सामने रखा है, जो लोग महसूस कर रहे हैं वो हमने उनके सामने रखा है। जो पुलिस का डर और आतंक जो है एक तरह से लोगों में महसूस किया जा रहा था वो हमने उनको बताया, और जो लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है और पक्षपात हो रहा है, उससे भी हमने उनको अवगत कराया। तो हमें विश्वास दिलाया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और हमने पूरे निर्देश दिए हैं और आप देखेंगे कि निष्पक्ष जो है कार्रवाई होगी। कोई भी मुजरिम हो, चाहे वो जुलूस वाले मुजरिम हो या पत्थर वाले हों या जिसने भी जो किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा है कि जिन पुलिस अफसरों की गलती की वजह से या ढील की वजह से ये मामला इतना बड़ा है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूरा भरोसा रखिए, जहां तक भी जो भी हमको दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ। आपको कोई ढील नहीं थी? आज सोनू को जब पकड़ने गए तो दिल्ली पुलिस पर ही हमला किया गया। देखिए, हम तो जो पुलिस से बात करके आए हैं वो आपको बता रहे हैं। पुलिस ने हमको विश्वास दिलाया है। देखिए ये तस्वीरें हैं मनीष जी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से इनकी मुलाकात हुई है और अमन शांति बनाने की कोशिश जो है वो इस इलाके में की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके के हालात फिलहाल इस इलाके के सी ब्लॉक में देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ की तस्वीरें मैं दिखाऊं, केवल यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा और पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वही आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं जो मेन ब्लॉक है। ये सी ब्लॉक है और इस सी ब्लॉक के 2 हिस्से हैं। ये हिस्सा है एक विशेष समुदाय का जहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम सुबह से घूम रही थी और उन पर हमला किया गया। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा है जहाँ पर फोरेंसिक विभाग की जो टीमें हैं वो गई, और वहाँ पर नीचे भी आज दिन में भी मैंने देखा कि छोटे छोटे पत्थर और कांच की जो बोतलें थी वो पड़ी हुई थी। उनको उठाकर, उनको इकट्ठा करके जो तमाम सबूत हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश आज फोरेंसिक विभाग की टीम ने की। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस हिंसा के तार। नमित, आपसे एक छोटा सवाल और छोटा जवाब, क्योंकि हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारा सवाल आपसे है कि आखिर वो बैरिकेडिंग क्यों कर दी गई है, मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा?
देखिए मनीष जी, इसका जवाब ये है क्योंकि सुबह से हमने देखा था कि वहाँ उसके आगे भी मीडिया कर्मी भी नहीं जा रहे थे इससे पहले भी, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर इससे पहले भी कई लोगों पर हमले हो चुके हैं। दूर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, क्योंकि इस पूरे जहांगीरपुरी की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और किसी को अंदर जाने की इजाज़त फ़िलहाल तो इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस की खुद टीम पर हमला हुआ। ऐसे में दिल्ली पुलिस को डर है कि अगर मीडिया के लोग भी अंदर पहुँचते हैं तो उन पर कहीं हमला ना हो जाए। इसी वजह से ये बैरिकेडिंग फिलहाल लगाए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो कबाड़े का काम है, जो धंधा है, वो यहाँ पर किया जाता है, और अंसार नाम का जो शख्स, जो आरोपी इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है वो माना जा रहा है, वही इस पूरे इलाके में जो इलीगली काम होते हैं, चाहे उसमें नशे का काम बात करें या सट्टेबाजी का काम की बात करें, उन सभी कामों में जो गैर कानूनी धंधे होते हैं उनमें भी अंसार का जो नाम है वो पाया गया है। इसके अलावा असलम, वो शख्स जिसने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाई थी, असलम को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सोनू चिकना, जिसने इसी गली से आकर ब्लू रंग के कुर्ते में आकर गोली यानी कि फायरिंग की थी, उसकी दबिश में उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची थी। नमित, अंसार जो कि कबाड़ी का काम करता है, समाज की शांति का कबाड़ा करने में ऐसा समझा जाना चाहिए कि उसका बड़ा हाथ है। नमित, आप बने रहिए, आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। आइए मैं मेहमानों का परिचय कराऊं। हमारे साथ आनंद कुमार साहब, पूर्व IPS अधिकारी। आनंद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ पंडित अजय गौतम साहब, हिंदू धर्माचार्य, जाना पहचाना चेहरा, लगातार अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते रहे। अजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ ओनिका मेहरोत्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह जी, प्रवक्ता BJP, हमारे साथ हैं। और विकास गोयल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। सबसे पहले आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने हमारे दिल्ली की आनंद को खलल डाला है, ऐसे मुजरिमों को लेकर आखिर पुलिस कितनी सख्त आपको दिखाई देती है? पकड़ धकड़ जारी है। क्या दिल्ली पुलिस की ये नाकामी रही कि उनके पास खुफिया जानकारी नहीं आई? और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा है कि शोभा यात्रा को लेकर इजाजत नहीं ली गई थी। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, पूरे देश में सबको पता है कि घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हो रही थी, और जहां कहीं भी नववर्ष की जो शोभा यात्रा निकली या रामनवमी के दौरान जो शोभा यात्राएं निकली, उन पर अटैक हुए थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और जिस ढंग का माहौल एक देश में बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। जो तैयारी उनके द्वारा की जानी चाहिए, मुझे लगता है उसमें कमी रही है। आप ड्रोन के माध्यम से अभी पत्थरों को मस्जिद और मकानों पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये काम पहले नहीं किया जा सकता था? या पुलिस की व्यवस्था इस ढंग की नहीं की जा सकती थी, जिसमें कि जहां भीड़ इकट्ठी हो रही थी या भीड़ ने जब अटैक करने की कोशिश की तो उनका जवाब सही तरीके से दिया जा सकता? मुझे लगता है कि और पुलिस वाले जो हैं पिट रहे हैं। अब ये कौन सी पुलिस व्यवस्था है, वो भी राजधानी में। तो मैं देख रहा हूं कुछ समय से दिल्ली में पीछे दंगे हुए, उस समय भी हमने देखा कि जो दंगाई थे वो पीछे थे, पुलिस आगे आगे भाग रही थी। तो इस ढंग की स्थिति दिल्ली में जो बन गई है या बन रही है, वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट है। तो उस समय आप कुछ नहीं कर पाए, पर अब कम से कम जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सही ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे तो मैं समझता हूं पुलिस का वास्तविक काम ये है कि जिस समय जुलूस निकल रहा है उस समय सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और यदि कोई उपद्रवी इस ढंग की अव्यवस्था पैदा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। परंतु उस समय कार्रवाई मैं समझता हूं कि उस ढंग से नहीं हो पाई। शायद उनके पास पुलिस बल कम था, शायद उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, शायद वो तैयार नहीं थे, शायद उनको लगता था कि कुछ होगा नहीं। जो भी कारण रहे हों, परंतु मैं समझता हूं कि जो भी घटना हुई है वो अपने आप में निंदनीय है और पुलिस की अक्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। एक के अलावा कई लगते हैं। अभी आप जमाते हिंद के एक पदाधिकारी को आप सुन रहे थे आनंद जी, वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है, यानी कि पकड़ धकड़। जी हमारे साथ
आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे है, आखिर इन दंगों का जिम्मेदार कौन, किसे ठहराया जाना चाहिए? दिल्ली पुलिस आपकी है, केंद्र सरकार की है, हमारे दिल्ली की है, हमारे देश की पुलिस है, हम उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन इस चूक की जिम्मेदारी आखिर किसी की फिक्स तो करनी होगी। मनीष जी, दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है, बहुत सक्षम पुलिस है। जो घटना घटी है उसकी जांच हो रही है, हमें जांच पर भरोसा करना चाहिए और आप देखेंगे बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रत्यक्ष है उसको बहुत प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ही दिखाया है, चाहे वो असलम हो या सोनू चिकना हो, ये तमाम नाम सामने है। और दो पक्षों में कहा सुनी की तो बात छोड़िए, एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर अटैक करता है और इतना ही नहीं, पुलिस जब बचाने जाती है तो पुलिस पर भी हमला किया जाता है। और उसके आगे बढ़कर आज पुलिस जब जांच करने गई है तो उस पुलिस टीम के ऊपर भी हमला हो रहा है। चीजें सबके सामने है। जो विपक्ष है वो जो दंगाई है उनकी आलोचना नहीं कर रहा है, उसके मुंह में दही जमी हुई है। वो बार बार केवल और केवल दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाने का काम कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल है, जब भी कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी से हाथ खींच लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनको दोष दिखाई देगा दिल्ली पुलिस में। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और दिल्ली में रहते हैं उनको दामाद के तरह से रखने, पालने, पोसने और राशन कार्ड बनाने से लेकर बिजली कनेक्शन देने का, तमाम सारी सुविधाएं देने का काम दिल्ली में जो सरकार है वो करती है। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और कम से कम देश के सवाल पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर। सिंह साहब, आपका फ्रेम नहीं आ पा रहा है, आपका फ्रेम नहीं आ पा रहा है, आपका केवल ऑडियो आ रहा है। सिंह साहब, आप अपना फ्रेम जब तक ठीक करें, कोई तकनीकी खामी के कारण। अजय जी धर्माचार्य हैं। अजय जी, राकेश अस्थाना जी ने कहा है, दिल्ली पुलिस आयुक्त है, वो ये कहते हैं शोभा यात्रा के लिए इजाजत नहीं ली गई थी, तो शोभा यात्रा निकाली क्यों? देखिए, ये होता है कि जिसे कहते हैं ना गेम, ये ब्लेम पासिंग गेम। सवाल ये है कि इजाज़त कहाँ किसके लिए नहीं ली गई थी? क्या अपने देश के अंदर ही हमें अपने धार्मिक अधिकारों के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी? मैं थोड़ा कहीं और से शुरू करता हूँ इस बात को। ये जो दंगे हुए हैं जहांगीरपुरी के, ये जो नॉर्थ ईस्ट के दंगे हुए थे, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें से जो आरोपी पकड़े गए हैं ये वही आरोपी हैं जिनका नाम नॉर्थ ईस्ट के दंगे जो 2020 में हुए थे और जो सीए का प्रोटेस्ट शाहीन बाग में चल रहा था, ये उससे रिलेटेड भी है। तो सवाल ये है कि जो लोग बच गए थे, और मैं कहता हूँ इजाज़त किस चीज़ की? हमारे यहाँ पर अपने सबको पता है नववर्ष के अंदर पूरे देश में धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्रा निकलती हैं, उसके बाद रामनवमी पर धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, हनुमान जयंती आती है उस पर धार्मिक यात्राएं निकलती हैं। और मैं कहता हूँ ये सरकार का, पुलिस का कर्तव्य है। वहाँ हजारों लोगों की यात्रा ऐसे नहीं है अचानक आ गई, कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर बाकायदा उसको देना पड़ता है और सबने दी भी थी। मैं आपको प्रमाण सहित दे सकता हूँ कि कंसर्न जहांगीरपुरी के एसएचओ को वहाँ पर इस चीज के लिए लिखित में और डीसीपी ऑफिस में वकील हूँ, आज कोर्ट को हमने बताया कि हमारे खिलाफ कोई सेक्शन नहीं बनता है, हमारे खिलाफ हमारा कोई ऑफेंस नहीं है, हम विक्टिम हैं, हम एक्यूज नहीं है। कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए उनको जेसी भेज दिया है और इन 2 लोगों को पीसी भेजा है इनका। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपियों को लेकर वहां के वकील अदालत में जो मौजूद थे वो बता रहे थे कि बाकी को यानी कि न्यायिक हिरासत और पुलिस रिमांड, 2 लोगों को, अंसार और असलम को पुलिस रिमांड और बाकियों को जितने थे उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर रोहिणी कोर्ट से। अजय जी, आप अपनी बात संक्षेप में खत्म करें तो मैं बाकी भी सारे तथ्य क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली के दंगों की जो याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके अंदर लीडिंग याचिका मेरी है। मैं WPC 2296/2020 ये लीडिंग पिटीशन है मेरी दिल्ली के दंगों को लेके। सवाल इस बात का ये है कि जब वहां डीसीपी को साहब को पता है कि हजारों लोगों की यात्रा आएगी, जब वहां सबको पता है कि एसएचओ को पता है, एसीपी को पता है, जहांगीरपुरी मैं पूछना चाहता हूं अस्थाना जी से, ये क्या पीओके के अंदर है?
ये पाकिया का करतारपुर के अंदर है, ये कहाँ है? ये देश की राजधानी के अंदर है। आपकी जो पुलिस जब खुद पिट रही है तो वो लोगों की रक्षा क्या करेगी? क्यों नहीं यूपी का मॉडल अपनाया जाता? क्यों नहीं जिस मस्जिद से पत्थर चले थे उसको बुलडोज किया जाता? क्यों नहीं वो मस्जिद गिराई जाती जहां पर पत्थर और ये एसिड या बाकी की चीजें अजय जी आप तो यूपी की भाषा बोलने लगे, बुलडोजर चलाओ। क्या बुलडोजर कानूनी हथियार बन चुका है? बुलडोजर ही देखिए, बात यह फ्रिंज एलिमेंट से निपटने का एक ही तरीका है। सुनिए, जिस राजधानी के अंदर पुलिस पर पथराव होता हो, पुलिस पर फायरिंग होती हो, पुलिस के अपने 7-7 ऑफिसर जो है जख्मी होते हो, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, देश की राजधानी के लोगों की रक्षा क्या करेगी? अस्थाना जी से दिल्ली नहीं संभलती तो त्याग पत्र दे दे, यूपी से किसी अफसर को बुला लें, वो बता देंगे कि कैसे दंगाइयों से निपटा जाता है। जहांगीरपुरी पीओके में नहीं है अस्थाना जी, जहांगीरपुरी जो है करतारपुर में नहीं है, वो देश की राजधानी के अंदर है। आपकी नाक के नीचे वहां हजारों बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं। अजय जी, जहां तक आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, मुझे तो किसान आंदोलन भी याद आता है। 26 जनवरी आपको याद होगी किस तरह से पुलिस वाले लाल किले से ऊपर से नीचे कूद रहे थे, कई लोग जख्मी हुए, वो आगे आगे दौड़ रहे थे, पीछे भीड़ थी। तो ये चिंताजनक बात है। लेकिन अजय जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, ये बुलडोजर मॉडल तो नहीं बन गया। आइए आपके पास आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। ओनिका मेहरोत्रा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता है। ओनिका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है सर। ओनिका जी, मेरा सवाल आपसे, इस समय आपकी नेत्री सोनिया जी को प्रशांत किशोर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो दंगा है इसका जिम्मेदार कौन, आपको क्या लगता है ओनिका जी? आप सर उन दोनों से क्यों रिलेट कर रहे हैं? पहली बात तो है सेक्युलर कंट्री है, हम कंडेम करते हैं अगर ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ तो, और सेक्युलर कंट्री हम सबका नहीं से हम यात्राएं निकालें। हैविंग सेड दैट, अ स्टूडेंट टाइम सेव्स 9। अगर पुलिस को जब पता था दिया, जैसे आपने कहा है, तब सेंसिटिव एरिया प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए? आपको पता, आप खुद कह रहे थे रिपोर्ट में आपके बांग्लादेशी एरिया में रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं? क्यों क्या आधार कार्ड बने, क्यों उनके आधार कार्ड बन जाते हैं? कौन देखेगा, जिम्मेवार होगा? क्या लोकल जिम्मेवार नहीं है? नो पॉइंट पॉइंटिंग अदर सर। पहले जिम्मेवारी ये होती है कि ये जो रिलीजन सेक्युलर कंट्री है, आप शोभा यात्रा अभी अभी दान भी चल रहा है, तो हर कांग्रेस तो हर एक को खौफ पैदा होगा, बनाना चाह रहे हैं। Delhi, police. Onika ji, with regret, I must inform you that your voice is not clear. Your voice is not clear. Our technical team is working on that. उस पर हमारी तकनीकी टीम काम कर रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं आपके पास आता हूं ओनिका जी। हमारे साथ विकास गोयल। विकास जी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी। विकास जी, ये कहा जा रहा है असलम आपका कार्यकर्ता है। मनीष जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बताने के लिए। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि जिन गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके घर पे हमला किया, उनके गेट तोड़ दिए, उनके बैरिकेड तोड़ दिए, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, उनको जब जमानत मिली तो उनके दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रदेश ऑफिस में बुला के उनका सम्मान करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं, उनको बुके भेंट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि यहाँ पे शिक्षित हिंदुस्तान बने, वो नहीं चाहती कि अस्वस्थ हिंदुस्तान बने। उनको गुंडे मवाली चाहिए जो दूसरे घर पे हमला करके दूसरे घर को तोड़ फोड़ कर सके। तो उसी का नतीजा है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मनीष जी, अगर जहांगीरपुरी के दंगों की बड़ी निष्पक्ष जांच हो, जो मुझे लगता नहीं होगी क्योंकि सारी एजेंसियां केंद्र के अंदर है, आम आदमी पार्टी के पास तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है निष्पक्ष जांच होगी। अगर निष्पक्ष जांच हो तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और आपको पता चलेगा कि जो दंगा हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हनुमान जयंती के दिन सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं निकली जो जहांगीरपुरी में निकली, बहुत सी शोभा यात्राएं निकली। हमारे विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने निकाली और बहुत जगह निकली। अरविंद केजरीवाल जी खुद सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए, वहाँ बहुत से विधायक, बहुत से शीर्ष नेता शामिल हुए। कहीं कोई घटना नहीं हुई, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ऐसा क्यों कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग
शोभा यात्रा निकालते हैं, वहीं पे गुंडागर्दी होती है, वहीं पे दंगे भड़कते हैं। ये सोची समझी राजनीति है। विकास जी आपकी तस्वीर साफ नहीं आ पा रही है। मैं छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा और आप सभी से कई और ढेरों सवाल करूंगा कि आखिर जहांगीरपुरी को जंग का मैदान बनाने के पीछे सोची समझी साजिश है, संयोग है या प्रयोग। एक छोटे से ब्रेक के बाद।